जो आगे हैं वो ये क्वेश्चन ट्राई करें जब तक बाकी बच्चे एंटर हो रहे हैं। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जैसा मैंने बोला था लास्ट क्लास में, एक दो क्वेश्चन आपको कराएंगे और फिर आज से अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन, इसके बाद एक और क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम टोटल करेंगे इंडेफिनाइट पर, और उसके बाद डेफिनाइट इंटीग्रेशन अपन शुरू करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेई एडवांस तो 2008 में आया। इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। दो इंटीग्रल आपको दिए हैं, एक दिया है आई, इंटीग्रेशन आई दिया है ई पावर एक्स ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx, और इंटीग्रेशन जे आपको दिया है ई पावर माइनस एक्स ई पावर माइनस 4x ई पावर माइनस 2x प्लस 1 dx, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जे माइनस आई। सेकेंड इंटीग्रल में से फर्स्ट इंटीग्रल को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन चार ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू आती है वो आपको बताना है। सो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। मैं पोल में नहीं डाला इस क्वेश्चन को क्योंकि बच्चे एंटर हो रहे हैं और फास्ट आंसर करिए। फिर अपन इसमें एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर आज अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। अभिषेक बहादुर, गुड मॉर्निंग। जल्दी करिए आंसर, बी फास्ट। बाबा इतना मुश्किल क्वेश्चन है कि तभी नहीं आ रहा है।
चलिए मतलब सॉल्व कर दिया जाए। जंग लग गया है, मतलब ऐसा है कि आप लोग ऐसा थके हारे लगते हो ना, ना कोई रिस्पॉन्स ना कुछ, ना आंसर सबमिशन करना, पता नहीं क्या कर रहे हो, समझ में ही नहीं आ रहा है। ना रिस्पॉन्स देते ना रिएक्ट करते, बस चली जा रही है कहानी। भाई आप और हम मिलके आपका फ्यूचर बना रहे हैं, ठीक है। आपके आंसर करने से, मेरे को नहीं करने से या करने से फायदा हमको कुछ नहीं होगा, लेकिन रिएक्ट नहीं करोगे ना तो ये पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। अच्छे अच्छों का कॉन्फिडेंस यही एडवांस में हिल जाता है, ठीक है। और आप बिना तैयारी के सोच रहे हो कि हम अच्छे से भाई सिलेक्ट होने में नहीं होने में बस इतना ही फर्क है। तो आप ये क्या कर रहे हो कि हम कुछ भी ना तो कॉपी कंप्लीट करेंगे, ना चेक करेंगे, ना होमवर्क कभी सबमिट करेंगे, ना आंसर कभी देंगे क्लास में। इन सब बातों से हम सिलेक्शन तो नहीं होगा भाई, सिलेक्शन कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में जाके फिर बच्चे आके बस बोला ये आप बोलते हैं कि सर थोड़ा सा पढ़ लिए होते हैं हमने, तो हम तो हमेशा ही बोलते हैं कि भाई पढ़ना चाहिए, लेकिन ना तो आपका क्लास में रिस्पॉन्स आता, इतना तो चीख चीख के थक गया कि रिस्पॉन्स करें, रिएक्ट करें, और जो क्वेश्चन भेजता उसका सॉल्यूशन सबमिट करें, लेकिन एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते, क्योंकि हमको ये पता है कि भाई दो कान इसलिए दिए गए हैं, एक से सुनने का है, दूसरे से निकालने का है। ख्वाब अपन ने बहुत बड़े दे रखे हैं, ठीक है। बात चुभ रही होगी आपको, लेकिन कभी कभी चुभना भी चाहिए। आप देखना अलग बात है, और उसको फील करना। भाई मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इतना क्वेश्चन डालता हूँ, सॉल्यूशन वही आता है घिसा पिटा, एक आध किसी किसी एक आध का ही आता है बस, और बाकी बस आ रहा है जा रहा है, क्लास कर रहा है, कर भी रहा है, नहीं कर रहा है, कॉपी कंप्लीट हो रही है, ना कभी कुछ चेकिंग कराना है आपको, और ना क्लास में आंसर करना है, ना कॉपी सबमिट करनी है। और सपने हमारे इतने बड़े हैं कि हमारा बस हो जाए सिलेक्शन कैसे भी। ऐसे नहीं होता भाई, ऊपर वाला भी देख रहा है, यदि आप उसको मानते हो तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे वो आपको कैसे फल दे देगा। भाई रात रात भर इकट्ठा आपको, और आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे को दिखाओ ना कि सर मैंने ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करे, ये आपको सबमिट करें, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है। तो आपका जो है ना रिस्पॉन्स एकदम ही जीरो है, एकदम ही ठंडे पड़े हुए हो आप लोग, और ऐसे तो नहीं होता है सिलेक्शन, मैं बता दे रहा हूँ। फिर लास्ट में बच्चे बस आते यही हैं, बस दूसरे का कंपैरिजन मत करो, उसका नहीं हुआ हमारा होगा। यहाँ से कितने बच्चों का, भाई बच्चे मेहनत नहीं करते तो कहाँ से सिलेक्शन लाएंगे, मेहनत करोगे तो पेपर ऐसा नहीं है जो कि एकदम ही ऊपर से चला जाए। जो बच्चे ने 2 साल अपने आप को घिसा है, मेहनत करी है, पेपर उसके समझ में आता भी है और पेपर उससे बनता भी है, ठीक है। सो पता नहीं आपकी क्या सोच है कि बिना इंटरेक्ट करे, बिना क्वेश्चन करे आप क्लास कर ले लोगे और रिजल्ट ला लोगे। तो मैं देखो तो आज तक मैंने देखा नहीं कि किसी बच्चे का आया है, ठीक है। और अपनी मेहनत से रिजल्ट लाने, इधर उधर से छाप के छूट के कोई मतलब नहीं है। फाइनल एग्जाम में सब आपकी दरी की दरी वहीं की वहीं रह जाएगी चीजें। तो अपनी मेहनत से करिए रिस्पॉन्स। इतना हमको भी समझता है कि जब हम डाउट क्लास में बैठते हैं और जो बच्चा हमसे इंटरेक्ट करता है तो हम उतने इंटरेक्शन में समझ जाते हैं कि आपको कितना समझ रहा है, किस हद तक आंसर कर सकते हो, किस क्वेश्चन का आंसर आपसे आएगा, किसका नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इधर उधर देख के करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत से करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अदरवाइज तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। बहुत बच्चों ने सी आंसर किया है, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, और आपने अपनी ईमानदारी से आंसर सी किया है। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हो, ठीक है। वरना कहीं ना कोई ऊपर वाला है जो आपको देख रहा है, आप चीटिंग कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। केवल नमन को छोड़ के, नमन का आंसर गलत है, बाकी सारे बच्चों ने जितनों ने भी आंसर किया सबका आंसर करेक्ट है, ठीक है। और मैं एक बार और बोल रहा हूँ कि आपने अपनी मेहनत से आंसर किया है,
तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। ठीक है, अपनी मेहनत से किया है। ठीक है, चीटिंग करने वालों सावधान रहें, फाइनल एग्जाम आपकी अच्छे से ले लेगा फिर। ठीक है, तो नमन ने सेकंड आंसर किया है, वो करेक्ट है। बाकी तो बच्चों के आंसर ही करेक्ट है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जिन बच्चों का नहीं आया है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये है कि आप सभी को जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप उसको सॉल्व करके सबमिट करें। ठीक है, आपके फायदे के लिए है, कुछ बच्चों की फायदे के लिए है, और मेहनत करोगे तो रिजल्ट आपका ही बनेगा। मेरे को उससे मैं तो यदि खाना पूर्ति करना है तो वीक में एक 25 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, बस वो देके खाना पूर्ति भी कर सकते हैं हम, है ना। तो मेहनत करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन है, और बाकी जो करने का तरीका है जो आपसे पूछा है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हमको j माइनस आई दिया है, और सबसे पहले j को आप देखें ऊपर नीचे हम e पावर x से मल्टी या e पावर 4x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर j माइनस आई लेके चल रहे हैं। यह भी सॉल्व j माइनस आई, और j को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा है। ऊपर e पावर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो e पावर 3x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में e पावर 4x से मल्टीप्लाई, केवल j को बता रहा हूँ। j में e पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही e पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो j आपको ऐसा दिखेगा। और j का जो डिनोमिनेटर है और i का जो न्यूमरेटर है, तो डिनोमिनेटर है सेम हो गया। ठीक है, और j में से i को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्वेश्चन आपका ये बन, ये j माइनस आई आएगा। और अगले स्टेप में एक काम और करिएगा कि e पावर x अपन कॉमन ले लेंगे, e पावर x कॉमन ले लेंगे। तो e पावर x कॉमन ले लोगे तो यहाँ e पावर 2x हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, e पावर x कॉमन। क्योंकि अब हम e पावर x को यदि t ले लेंगे, e पावर x को t ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव e पावर x dx becomes dt, and therefore question becomes t square minus 1 upon t power 4 plus t square plus 1 dt। और ये क्वेश्चन वो है जो कि इवन पावर्स ऑफ x हैं ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इवन पावर ऑफ x हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन ने सीखा था कि t स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। जब t स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर t स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वी गेट दिस थिंग। और अब अपन ने इसको न्यूमरेटर को अपन लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ t प्लस 1 बाई टी, और डिनोमिनेटर को t प्लस 1 बाई टी का कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो t प्लस 1 बाई टी का कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और माइनस का 1 कर, ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव जो है ये ऊपर लिखा है, तो t प्लस 1 बाई टी को आप u ले लीजिए, t प्लस 1 बाई टी को u ले लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव t प्लस 1 बाई टी ये du बन जाएगा, एंड देयरफॉर आवर क्वेश्चन बिकम du अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड u माइनस 1 अपॉन u प्लस 1। बाद में u की जगह पर t प्लस 1 बाई टी लिख देंगे, और फिर t की जगह पर e पावर x लिख देना। सो देन यू गेट द आंसर थर्ड ऑप्शन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद थर्ड ऑप्शन पे सीधा सीधा पहुंच जाते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन आज इन जेईई एडवांस 2008, और इसको नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट पेज है। और इसके आगे की कैलकुलेशन यदि आपसे नहीं जम रही है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, और कर लो जल्दी से। एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें फिर अपन चलेंगे आज डेफिनाइट इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, वेयर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, ये थोड़े से कुछ क्वेश्चन मेरे को लगे कि इम्पोर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन देखिए जेईई एडवांस में ऐसा कुछ बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं है। जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कोई भारी कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। और वैसे इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का वेटेज उतना नहीं है, लेकिन आज डेफिनाइट इंटीग्रेशन जेईई एडवांस में अच्छा खासा पूछा जाता है, जो आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन उसके पहले एक लास्ट क्वेश्चन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन से, आज अपन इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन खत्म कर रहे हैं। एंड दी क्वेश्चन इज
स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर 1 plus 2 cot x in bracket cosec x plus cot x dx। चलिए आंसर, इसका आंसर कितना है? इंटीग्रेशन रूट ओवर 2 cot x प्लस cosec x dx। dx बाहर है रूट के, रूट केवल इस ब्रैकेट तक लगा हुआ है और यू हैव टू आंसर इट दिस क्वेश्चन। सर चैट में लिखना पड़ेगा। यस, लिख दीजिए ताकि सबको जानकारी लग जाए। जैसे ही फर्स्ट आंसर आएगा किसी बच्चे का, मैं सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन। ऋषभ बोधे, इनका आंसर नहीं, रूट वाला टर्म है तो रूट वाला टर्म है तो लॉग कैसे बन रहा है? रूट वाला टर्म है सर स्क्वायर से कट रहा है बाद में। हाँ, तो लॉग नहीं है। अच्छा, एक मिनट, अभिषेक 72। ओके, सिंप्लीफाई, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शायद आ जाना चाहिए। 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर 1/1 प्लस कॉस, ओके 2 कॉस स्क्वायर x/2। देखते हैं, शायद सिंप्लीफाई करके आएगा वो। हाँ, कोसेक प्लस कॉट से नहीं, मानसी, इनका भी रॉन्ग। देखिए, इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया, मैं आंसर लिखता हूँ, तो आप मैच कराओ। 2 log mod sin x/2 प्लस c। ये देखो, ये आंसर दिया है आपका। यदि इतना आ जाए तो आप बताएं। ये मेरे को आंसर वहाँ पर दिया, ऑप्शन नहीं है, ये आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। 2 log mod sin x/2 प्लस c। माइक पे मत बोलें, केवल वहाँ पर डन लिख दें, क्योंकि डिस्टरबेंस होता है उससे। तो कोशिश करें जितना चैट में रीड कर पाए। क्या बोल रहे हो? साइन की जगह सेक आ रहा है।
हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा चेक करो कहाँ पे गड़बड़ हुआ। रवि कुमावत बोल रहे हैं इनका हो गया है बस, और किसी का नहीं हुआ, केवल रवि को छोड़ के। चले तो देखते हैं सॉल्यूशन, देखिए कहाँ गड़बड़ हुई है, क्यों नहीं आ रहा है, या आ गया तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में केवल इतना अपन को करना है बेटा, स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ओवर रूट के अंदर when we open the bracket, so this gives you 2 cot square x और प्लस 2 cot x into cosec x dx। यहाँ तक आई होप आप सभी ने किया होगा। अब इसमें केवल ये जो 2 cot square x लिखा है, इसको एक ब्रैकेट में 1 प्लस cot square x साथ में ले लेते हैं, एक cot square x को ऐसा रहने देते हैं, और प्लस का 2 cot x into cosec x ऐसा रहने देते हैं। अब अगले स्टेप में 1 प्लस cot x, cot स्क्वायर x को अपन लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, 1 प्लस cot x को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, और फिर ये cot स्क्वायर x ऐसा है, और फिर ये 2 cot x into cosec x ऐसा है, और उसमें लगा हुआ है रूट। तो अब आप देख रहे हो नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो नाउ इंटीग्रेशन बिकम्स, डिनोमिनेटर में सॉरी रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली cot x प्लस cosec x का होल स्क्वायर है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट देंगे तो सही लिखा है आप सभी ने। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन आ गया बेटा cot x प्लस cosec x का इंटीग्रेशन dx। और अब अपन इसको चाहो तो पहले सिंपलीफाई करके फिर इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर दोनों के इंटीग्रेशन अपन जानते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। cot x का इंटीग्रेशन log sin x और cosec x का इंटीग्रेशन log tan x by 2 होता है ना। तो दोनों के इंटीग्रेशन जान लेते हैं। cot x का होता है log mod sin x, और cosec x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है या तो log cosec x माइनस cot x, या फिर log mod tan x by 2 आपने पढ़ा है ना। तो इसको सिंपली log m प्लस log n के फॉर्मूला से सिंपलीफाई करेंगे तो log m इंटू n हो जाएगा प्लस c। तो अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो साइन बाई कॉस हो जाएगा, ये 2 sin x by 2 cos x by 2, और दिस इज sin x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस c। cos x by 2 कट जाता है, और दिस गिव्स यू 2 sin स्क्वायर x by 2, sin स्क्वायर का 2 सामने आ जाएगा। तो करेक्ट है, ये आंसर आ जाता है। देख लो, कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो पूछ लो, ये आता है आंसर। कहीं पे कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। पहले पेज पर सर तो tan x by 2 ना लिख के एक्चुअल फॉर्म पे करिए ना एक बार। क्या बोले? वो tan x by 2 ना लेके एक्चुअल वाला इंटीग्रेशन लेके सॉल्व करिए ना एक बार। cosec माइनस cot, हाँ सर। cosec माइनस cot लिखोगे कहाँ कर दें, ठीक है। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं ना, ये इससे मैच करके इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। इसको रब कर देते हैं, पेज नंबर 3 पे चलता हूँ, और आगे जो आपने बोला वैसे कर लेते हैं अपन। तो एक तो ये है इसका एक्चुअल सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, आप यहाँ देखो। भैया जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो मेरे को शीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले 2 दिन मैं ऑब्जर्व करूंगा, यदि शीट का सॉल्यूशन मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं वो बंद कर देना हूँ, ठीक है। उसके आगे मैं केवल खाना पूर्ति करूंगा। 25 क्वेश्चन की एक शीट मेरे को बोला गया है एज अ APPS, एक वीक में 25 क्वेश्चन वो मैं आपको डाल दिया करूंगा, ठीक है। खाना पूर्ति ही करना, यदि आप नहीं करने वाले हो तो बता दीजिए, उसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलते हैं सर आ गया है सर, आ गया। आ गया। चलो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सर हाँ बोलिए। सर इसी को ही यहाँ पे सॉल्व भी है इंटीग्रेशन के में, तो cot x by 2 आता है, तो उसका डायरेक्ट फिर बन जाएगा ना यार। हाँ, इसको सिंपलीफाई करोगे तो भी आ जाता है। पहले आप मतलब इंटीग्रेट, अभी मैंने इन दोनों को डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, आप पहले इसको सिंपलीफाई कर लो। cot को cos बाई साइन, इसको 1 बाई साइन, और तो 1 प्लस cos x अपॉन sin x लिखोगे तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 cot x बाई 2, हाँ सही बोल रहे हो, cot x बाई 2 बनता है, और cot x बाई 2 का इंटीग्रेशन log sin x बाई 2 होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर दे देगा, वैसे भी कर सकते हो।
अंशु बग ने करेक्ट है, सही है, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर ये दिया था। तो कैसे भी जा सकते हो भाई, पहले सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेट कर लो, डायरेक्ट आंसर पे पहुंचोगे। अदरवाइज सीधे सीधे दोनों के फॉर्मूले डाल के उसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर पे पहुंचोगे। आप कोसेक का 2 फॉर्मूला लिखे हो, एक ये भी लिखे हो, दूसरा वाला लिखे हो, वो भी डाल दो, उससे भी आएगा, उससे भी यही आएगा। तो हर जगह वो डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो ऑप्शंस क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कैलकुलेट आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि इसके आगे सब कुछ अब आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छे से उसको एडजस्ट करके ऑप्शन तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी डन। चलते हैं अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन पर। पेज नंबर तो मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर इनकी जगह पर इन वर्ड हटा दीजिए। अब जो चीजें हैं वो अपनी फिक्स हो गई हैं, डेफिनाइट हो गई हैं, इसलिए इस इंटीग्रेशन को बोलेंगे डेफिनाइट। तो सबसे पहले तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में अपन बेसिक इसकी जो जानकारी है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सबसे पहले इंटीग्रल के या इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स अपन समझ लेते हैं। और डेफिनाइट इंटीग्रेशन है क्या, मतलब ऐसा आप समझ लो कि इंट्रोडक्शन अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन का यहाँ पर ले रहे हैं। तो इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स हैं वो अपन यहाँ पर देख ले रहे हैं। सो दिस इज इंटीग्रेशन बेसिक्स, और इसमें केवल आपको ये सिखा रहा हूँ कि भाई डेफिनाइट इंटीग्रेशन वैसे तो अपन ने बहुत जगह पर यूज पहले आप कर चुके हो, और वो ये है कि मैं यदि ये मान के चलूं कि इफ फंक्शन स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, देन यदि आप स्मॉल एफ एक्स को अब ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हो, ए से बी तक यदि फंक्शन स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो करना वही है, सबसे पहले हम इंटीग्रेट ही करेंगे इस फंक्शन को। इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और उसके बाद इसमें लोअर और अपर लिमिट डाल देनी है। तो एक्चुअली जब आप इंटीग्रेशन का वेरिएबल एक्स लिए हो, फंक्शन भी एक्स का है, तो जो लिमिट इस पे लगाई जाती है वो भी एक्स की ही होती है। मतलब ये एक्स बराबर ए से एक्स बराबर बी पर, इसको अपन बोलेंगे लोअर लिमिट, इसको अपन बोलेंगे अपर लिमिट। जो नीचे आएगा वो लोअर लिमिट, जो ऊपर आएगा वो अपर लिमिट। और अब भाई जो इंडेफिनाइट में करते थे वो तो करना ही है, इंटीग्रेशन करना है। बस डेफिनाइट के वक्त क्या हो जाएगा, पहले अपन एक्स की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, और फिर एक्स की जगह पर अपन लोअर लिमिट लिखेंगे, और उसी कारण से ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये कट जाता है, और ये कटने के बाद वैल्यू फिक्स हो जाती है, और इसी कारण इस इंटीग्रेशन को अपन डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम आगे से चूंकि कांस्टेंट कट जा रहा है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज ही नहीं करेंगे, वैल्यू फिक्स आएगा, और इसी कारण इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अपन आगे डिस्कशन करेंगे अभी एक दो पेज के बाद। लेकिन फिलहाल इतनी बात पर अपन एक दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कि आपने डेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन तो करना ही है, बस फाइनल स्टेप में जाके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रेशन। और आपको एक बात बता दें कि ये पूरा चैप्टर जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है ये इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, और ये एडवांस के पेपर में लगभग 15% इसका वेटेज है। काफी कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इसमें हर बारी पूछ लेते हैं। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन इनडेफिनाइट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बात। दूसरा, ज्यादा इजी भी है इनडेफिनाइट से, क्योंकि इसकी पूरी जो चैप्टर की क्वेश्चंस हैं वो इसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, और प्रॉपर्टीज से बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक दो क्वेश्चन मेरी नजर के सामने ही डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो मैं बताऊंगा एक दो क्वेश्चन इसमें आए हुए तो मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले अपन चलते हैं। तो पहले इतनी डेफिनेशन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का डेफिनाइट इंटीग्रेशन से, आप इसको करिए। मतलब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही है बेसिकली, बस लोअर और अपर लिमिट डाल देनी है एंड वी गेट द आंसर। तो क्वेश्चन इज इवैल्यूएट, फर्स्ट क्वेश्चन,
evaluate integration from 0 से 1 dx upon 3 plus 4x 3 plus 4। देखिए, तो सबसे पहली बात तो क्लिक होना चाहिए कि भाई इसको इंडेफिनाइट में कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन का स्टेप ये हो जाएगा कि 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है और x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे और फिर इसमें लोअर और अपर लिमिट। तो ये 1/4 एज अ कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। जब आप इसमें 1 डालेंगे x की जगह पर तो ये log 7 बनेगा और जब 0 डालेंगे तो ये log 3 बनेगा और फाइनल आंसर इट इज 1/4 log 7/3। So this is the final answer of this question, 1/4 log 7/3। देखिए, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही करना है, बस लोअर और अपर लिमिट डाल के फाइनल आंसर तक हम पहुंचा देंगे। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। So you have to integrate जीरो से π/2 sin पावर 4x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 sin पावर 4x। और एक चीज आपको बता दूं कि आगे चल के आज से करीबन 6 से 7 लेक्चर के बाद मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा जिसको गामा फंक्शन से सॉल्व किया जाता है। वो गामा फंक्शन अभी आपके सामने आने का है, प्रॉपर्टीज आपके सामने आने की हैं। तो 6 से 7 लेक्चर में हम इसका एक शॉर्ट मतलब ये क्वेश्चन को एक बार और मैं आपके सामने आपसे 6-7 लेक्चर के बाद फिर से रखूंगा इस क्वेश्चन को। लेकिन फिलहाल हम जितना इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़े हैं और ये जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का बेसिक है इनको यूज करके हम इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं। तो साइन पावर 4 का इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक कितना होगा ये आपको बताना है। करिए आप आंसर और फिर अपन चलेंगे इसमें। ठीक है, आपके पास 2 मिनट में देता हूँ, देखते हैं किस बच्चे का इसमें आंसर आता है। क्या लिख रहे हैं सर? एक बार वापस से फर्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, वो स्क्रीन अटक गया था। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, ये जो बेसिक बताया है आपको 1/x लिखा है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और x का कोएफिशिएंट कितना है 4 से डिवाइड कर देंगे और लोअर और अपर लिमिट 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट 1/4 तो बाहर आ गया। अब इसमें x की जगह पर अपर लिमिट डालेंगे 3 + 4 7 हो जाएगा, फिर माइनस x की जगह पर 0 डालेंगे तो log 3 हो जाएगा। log 7 - log 3 को log 7/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो केवल क्या करना है, इंडेफिनाइट में जो करते थे वही करना है। बस फाइनल स्टेप में जब पहुंच जाएंगे तो फिर अपर लिमिट x की जगह पर पहले अपर लिमिट लिखेंगे, फिर -x की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे। क्योंकि ये c कट जाता है इसलिए अब ये वाला c लिखने की जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट केवल fx लिखेंगे और f3 - f फाइनल आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आई होप समझ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन का टाइम आपका खत्म हो गया है। ओके, इतना मुश्किल क्वेश्चन दे दिए थे क्या मैंने। 0 से π/2 sin पावर 4 dx, sin पावर 4 dx। ओके, अश्लेषा हेडाऊ, नहीं डन नहीं लिखना, आंसर लिखना है। डन का मतलब क्या होता है? आंसर मैच कराओगे ना अंशु। तो अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है। अब देख लीजिए अश्लेषा ने जो आंसर किया वो आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। ऋषभ बोधे चेक करें, गलत हो गया। अश्लेषा हेडाऊ करेक्ट है, वेरी गुड। एक ही आंसर आया है
अब अपन चलते हैं बेटा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, ध्यान से देखेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 पाई बाई 16। 3 पाई बाई 16 कैसे अप्रोच करेंगे? साइन पावर 4 को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया? क्योंकि आपको ये बताया गया है कि पावर यदि आएगा तो अपन मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो 4 इंटू साइन पावर 4 है, एक्चुअली ये 2 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। और आगे चल के हमको 2 साइन स्क्वायर 2x को मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना है, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस 2x लिख सकते हैं। और अब 1 माइनस कॉस 2x का आपने इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1/4 बाहर सच है भाई, 1 इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, इंटीग्रेशन का साइन है 0 से π/2, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ तो ये आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2 कॉस 2x dx। ठीक है, जहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी तक तो मैं केवल सिंपलीफाई ही कर रहा हूँ। 3 पाई बाई 16 इज द करेक्ट आंसर। अंशु बगने ये भी बोल रहे हैं सर स्क्रीन ब्लैक हो गई है, नमन बोल रहे हैं। ओके, चलिए, तो दिस इज पेज नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं इसके आगे चल रहा हूँ। पेज नंबर 4 सॉल्यूशन देखिए आगे कैसे मूव कर रहा है। तो अब मल्टीपल एंगल में बनाने का मतलब है जहां पावर आएगा बेटा उसका तो इंटीग्रेशन होता नहीं, तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, बस ये रह जाएगा। ठीक है, और इतना आपको करना ही पड़ेगा। और मैं आपको ये बताया कि मैं इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बताऊंगा। जितना मेहनत आप इसमें कर रहे हो ना, अभी 1-1.5 पेज का मेहनत आप करोगे, उसमें से भी बचा लूंगा 1-2 लाइन में अपन इसका आंसर लिखना सीखेंगे, लेकिन वो आगे आएगा। आज अपन सब कुछ नहीं सीख लेंगे। तो मैं 1 को इंटीग्रेट कर देता हूँ, 1 का इंटीग्रेशन है x, और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, इसका इंटीग्रेशन sin 2x/2, मतलब sin 2x पर आएगा इसका इंटीग्रेशन। और इन दोनों पे लिमिट है 0 से लेके π/2 तक। ओके, बाहर इनके साथ 1/4 बैठा है तो ये 1/4 रहेगा, अंदर इसके साथ अब आपके पास बाहर 1/4 बचा, इंटीग्रेशन 0 से π/2 बचा, cos स्क्वायर 2x बचा है और dx बचा। ठीक है, cos स्क्वायर 2x पर बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का इंटीग्रेशन कर दिया है। ओके, अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। तो जब π/2 डालेंगे तो बाहर 1/4 बैठा ही हुआ है, π/2 डालेंगे तो ये π/2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर -0 डालेंगे तो दोनों 0 आते, तो ये लिमिट भी डल गई। अब इसको हमने 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उसका रीजन आपको पता है कि हम इसको फिर से मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बेटा π/8 आ गया, और प्लस का 1/8। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप एक बार और एक स्टेप लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x लिख सकते हैं। ठीक है, और अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें लिमिट डाल दीजिएगा एंड यू गेट द आंसर। सो दिस इज π/8 1/8, इसका इंटीग्रेशन आएगा x, और दिस इज sin 4x/4 और लिमिट 0 से π/2 है। तो जब आप इसमें 1/8 है, π/2 डालेंगे तो ये π/2 प्लस 0 आएगा, और जब 0 डालेंगे तो 0 आएगा। तो ओवरऑल π/2 बचेगा। तो दिस गिव्स यू π/8 प्लस π/16 which is 3 π/16 and this is the calculation of this question। तो इतना करना पड़ेगा बेटा। अंशु बगने करेक्ट है, और मैं आगे चल के आपको इतनी मेहनत से बचाऊंगा। प्रॉपर्टीज अपन को पहले सीखने की है, तो हर बारी हमारी कोशिश ये है कि हम पहले उसको मल्टीपल एंगल में, जब तक कन्वर्ट नहीं होता है तब तक मल्टीपल एंगल में कन्वर्जन करते जाएंगे। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया,
ये 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर बना। 3 टर्म बने, 3 में से 2 इंटीग्रेट हो जाते हैं, एक रह जाता है, वो एक वाले को फिर से मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद अपन को इंटीग्रेशन मिल जाता है। ठीक है, तो इतने स्टेप से ऊपर गुजरेंगे तब जाके अपन को आंसर मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें अभी भी कोई डाउट है तो पूछें। मेरे हिसाब से इतना आपको करना ही पड़ेगा, बहुत जल्दी कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया था, तो इतनी कैलकुलेशन इतनी फास्ट कर ली आपने, तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। ठीक है, चले हम आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लो, मन में मत रखो। चलिए, कोई डाउट नहीं है, इतना पूछने के बाद भी नहीं पूछ रहे मतलब सब समझ गया, वेरी गुड। तो देखिए इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन ही है, बस लिमिट डाल देंगे उसमें तो डेफिनाइट हो जाता है। तो पेज नंबर 5 अब अपन पकड़ते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और फिर उसमें अपन आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, चलिए इसको बाई पोल अपन कराते हैं, तो उसका मत लगाइएगा, अपनी मेहनत से सॉल्व करिएगा। आप ईमानदारी बनाए रखें और मैं आपको बता दूं कि यदि जेई एडवांस का पेपर 360 मार्क्स का होता है और आप उसमें 60% भी अपना परफॉर्मेंस दिखा देते हो तो आप टॉप 1000 में आ जाओगे, 1000 बच्चों में आ जाओगे 60% परफॉर्मेंस में। और कहीं आपके मार्क्स 120 130 तक आ गए, मतलब 35% तक आपने परफॉर्म किया, तो अंडर 10,000 रैंक आपकी आ जाती है। तो बहुत स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है आईआईटी ने अपना, और आप यदि ईमानदारी से 2 साल मेहनत करोगे, गारंटीड है कि आप निकालोगे और बहुत अच्छी रैंक से निकालोगे। ठीक है, लेकिन आपने हर क्वेश्चन को अपनी मेहनत से सॉल्व करना है। आप केवल एक चीज के लिए फ्री हो कि आप फॉर्मूला पर देख सकते हो, ना आप कोई दूसरा साइट खोल के उसका हिंट लेंगे, क्योंकि एक बार ही आपने हिंट ले लिया तो जो दिमाग है ना वो काम करना बंद कर देता है। उसके बाद सॉल्यूशन देखने के पहले वो 10 जगह पर 10 डायरेक्शन में आपका दिमाग सोच सकता है। ठीक है, आप उसको वहीं पर रोक देते हो। यदि आप सॉल्यूशन पहले खुद से मेहनत करिए, 100% अपना एफर्ट डालिए, फिर थोड़ा बहुत हिंट लीजिए कि अच्छा हो क्या सकता है, और उस हिंट की बेसिस पे, ऐसा नहीं कि पूरा उठा के सॉल्व कर दिए और सॉल्यूशन कुछ पता ही आता ही नहीं है, सीधा आंसर 3π/16 लिख दिया, 3π/16 खत्म हो गया, आपने क्या सीखा उसमें। ठीक है, तो इसलिए वो सब मत करिएगा। वैसे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप ये सब करेंगे, कुछ बच्चे करते हैं या करते रहे हैं, वो उन्होंने अपने आप को सुधार लिया है अभी तक, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने ये है, इफ आपको दिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेके e तक log x raised to the power n dx, तो आपको बताना है कि in प्लस n टाइम्स ऑफ in-1 कितने के बराबर होगा। आपके ऑप्शन है 1/e e-1 या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सो करिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई। जो बच्चों ने आंसर किया है 70 सेकेंड्स मोर।
लास्ट 20 सेकेंड मोर। 16 बच्चों ने आंसर किया, 20 सेकेंड रह गए हैं। 17 बच्चों का आंसर आया, 18 का हो गया आंसर। लास्ट 10 सेकेंड्स मोर, 20 बच्चों का आंसर है। और उसके बाद काउंटडाउन बिगिंस। 4, 3, 2, 1, खत्म। सात्विक अंबाड़े केवल 5.2 सेकेंड्स। देखिए आप स्पीड देखो आप भाई साहब। तेजस 33.3 सेकेंड और अक्षत राम टेके 36.7 सेकेंड्स में आंसर किया है। ठीक है, सो स्पीड आप लोग देख सकते हैं, इतना फास्ट आंसर सात्विक अंबाड़े का रहा। बताओ सात्विक क्या करेंगे? ऐसा कैसा तुमने स्पीड बनाया, थोड़ा हमको भी बताओ, बाकी बच्चों को भी समझ में आए। आवाज नहीं जा रहा है सात्विक अंबाड़े, आवाज नहीं आ रहा है क्या? चलिए, उनको आवाज नहीं जा रहा है तो अपन सॉल्यूशन देखते हैं। We have to find the value of in plus n times of in minus 1। और आपको जब भी log x पे कोई पावर आएगा तो अपन को ये पता है कि इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू 1 करके इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते हैं, क्योंकि log x का कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ही नहीं है। तो ये in में हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे। और क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। और इस पे लिमिट क्या है आपकी? 1 से लेके तक। फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? n और एक पावर कम हो जाएगा। फिर log x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन। अब जब आप यहाँ पर वैल्यू ई डालेंगे तो log ई का वैल्यू 1 होता है, तो ये आएगा केवल ई। और जब आप 1 डालेंगे तो log 1 0 हो जाएगा, तो ये ई माइनस 0 बनेगा। माइनस एन बाहर आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से ई तक, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से ई तक, ये x से x कट जाएगा, ये log x पे पावर n माइनस 1 dx। अब जब log x पे पावर n था तो उसको in नाम दिया, तो log x पे पावर n माइनस 1 है तो उसको in माइनस 1 नाम, और ये in के बराबर है। तो वी डन, इसको ट्रांसफर कर दोगे तो in प्लस इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, और जैसा जैसा दिया था बस वैसा वैसा करना। तो ये याद रखिए, ये इंडेफिनाइट में हमने सीखा है कि log x पे पावर n है तो log x का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो जब भी log x को इंटीग्रेट करना होगा इंटू 1 करके 1 को सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, और एक ही बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला लगा के वी गेट द रिजल्ट। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन ई। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो आपको इसमें तो पूछ लीजिए। अब अपन बेटा यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे log e और e तो ये 1 हो जाएगा ना सर, 1 की पावर n? हाँ हाँ सर। ये 1 हो गया और इसके साथ ई था तो 1 इंटू ई हो गया। हाँ सर। चलते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं बेटा जियोमेट्रिकल interpretation of definite integration।
ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन, वो अपन यहाँ पर डिस्कस करें। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, जब आप किसी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, वो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये याद रखें कि जैसे ही आपने किसी फंक्शन को a से लेके b तक इंटीग्रेट किया है तो ये इंटीग्रेशन क्या डिनोट करता है, इट इज इक्वल्स टू एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर fx, x एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट्स x बराबर a एंड x बराबर b। मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये y बराबर fx, ये हमारे फंक्शन का ग्राफ है, और ये y बराबर fx को यदि आप a से लेके b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या डिनोट करता है, फंक्शन y बराबर fx, x एक्सिस और इन दो लाइनों से बाउंडेड रीजन का ये जो एरिया बनेगा, दिस एरिया इज गिवन बाय दिस डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन जो है वो इस एरिया को डिनोट करेगा। डेफिनाइट इंटीग्रेशन इस एरिया को डिनोट करता है। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि ज्योमेट्रिकली इंटीग्रेशन, ये वाला जो इंटीग्रेशन है जो बिटवीन दो लिमिट आप कैलकुलेट करते हो, ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बट एक बात आप याद रखना कि जब भी आपको, देखिए इसमें दो चैप्टर हैं, एक डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम पढ़ रहे हैं और इसी के जस्ट बाद हम एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे। और एरिया अंडर कर्व के हर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया होगा, ये थ्योरी दी होगी, एक फंक्शन दिया होगा, एक्स एक्सिस दी होगी, दो बाउंड्री दी होंगी और आपको ये एरिया पूछा जाएगा, तो ये एरिया निकालने के लिए आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे। लेकिन आपको ये बात बता दें कि हर बार जब आप किसी फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट करते हो तो हर बार ये एग्जैक्ट वो एरिया नहीं देता है, एग्जैक्ट एरिया के बराबर नहीं होता है। ठीक है, मैं मतलब जो बोलना चाह रहा हूँ वो आपको भी बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व और डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या फर्क है उसको आप समझिएगा। अब यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा तवज्जो बोर्ड पर दिया जाए, इधर उधर ना भागा जाए। मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर वो ये है कि जैसे कि यदि आप cos x फंक्शन को 0 से लेके पाई तक cos x का इंटीग्रेशन करें तो इसके डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 आती है। कैसे, जो अपन ने अभी सीखा है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। जब हम इसमें 0 से पाई तक वैल्यू डाल देंगे so we get sin pi minus sin 0 which is 0 minus 0 which gives you 0। और सर आपने बताया कि जब हम किसी फंक्शन को cos x को 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या डिनोट करता है, ये फंक्शन y बराबर cos x, x एक्सिस और x बराबर 0 से x बराबर पाई तक फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया डिनोट कर रहा है। तो मतलब बात ये हो रही है कि जब मैं इसमें इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लगाऊंगा तो जब मैं इसको ज्योमेट्रिकली बात करूंगा, अब मैं इससे आपको यहाँ पर ज्योमेट्रिकली लेके जाता हूँ, ज्योमेट्रिकली आपको बताता हूँ क्या। तो when we plot the graph of cos x function between 0 से पाई, 0 से पाई तक जब आप cos x फंक्शन को डिनोट करोगे या प्लॉट करोगे तो 0 से पाई तक cos x फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये पाई है, ये 0 है, ये फंक्शन cos x है। और मैं यदि आपसे बोलूं कि 0 से पाई तक cos x फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर एरिया तो ये होगा, तो एरिया ये होगा, एरिया ये होगा।
अब आप एक चीज ये समझिए कि मेरे पास मेरा घर है, ठीक है, मान लो ये मेरा घर है, इसके आगे मेरे सामने 1 एकड़ का प्लॉट पड़ा हुआ है और इसके पीछे भी 1 एकड़ का प्लॉट है। तो मैं थोड़ी आपसे ये बोलूंगा कि भाई सामने वाला 1 एकड़ का प्लॉट पीछे वाले 1 एकड़ के प्लॉट से कट गया, मेरे पास तो इतनी जमीन रह गई, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा थोड़ी बोलते, जब अपन एरिया की बात करते हैं तो वो सामने का एरिया और पीछे का एरिया दोनों ऐड किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब अपन एरिया की बात करेंगे तो जितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस है और जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस है वो दोनों को ऐड किया जाएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। जब आप इस क्वेश्चन के डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालोगे तो एक्चुअली 0 से पाई बाई 2 तक ये फंक्शन की डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू +1 आती है और पाई बाई 2 से पाई तक जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये -1 आता है। और इसलिए जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई तक तो इसका वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 आएगा। बट जब ये क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व में आपसे पूछा जाएगा तो एरिया अंडर कर्व में क्वेश्चन आप आंसर 0 नहीं करोगे, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे, 2 करोगे। तो इसलिए ये आपको सिखाया जाएगा एरिया अंडर कर्व में। जिस भी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है एरिया अंडर कर्व में, आपको उसका रफ स्केच प्लॉट करना है, रफ डायग्राम प्लॉट करना है और ये देखना है कि उसका कितना पोर्शन अबव दी एक्स एक्सिस आ रहा है और कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है। इसलिए जब ये क्वेश्चन आप एरिया में से डेफिनाइट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट है। बट आप ये बोलो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को डिनोट करता है, तो मैं यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछूं कि y बराबर cos x एक्स एक्सिस और x बराबर 0 से पाई तक इसका एरिया अंडर कर्व कितना होगा, तो आप इसका आंसर 0 नहीं करेंगे। जब आपको इसको एरिया में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब आपको ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय फंक्शन y बराबर cos x एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x बराबर 0 एंड x बराबर पाई, x बराबर पाई, ठीक है। तो ये तो आप लिखेंगे ही कि 0 से पाई तक cos x dx इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो 0 आता है। लेकिन जब आप एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन करने जाएंगे तो अब इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, इसको फर्दर प्रोसीड ऐसे करेंगे कि अब अपन cos x का डायग्राम प्लॉट करेंगे 0 से पाई तक। और अपन देख रहे हैं कि 0 से पाई बाई 2 तक इसका जो पोर्शन है वो पॉजिटिव है, अबव दी एक्स एक्सिस है, तो ये लिखेंगे। और फिर पाई बाई 2 से पाई तक जब अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे cos x dx, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये 1 आता है और ये -1 आता है, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में 1 - 1 से कट के आंसर 0 दे देता है। लेकिन जब आप एरिया का क्वेश्चन बनाएंगे, ये घर के बाहर का पोर्शन है, 1 एकड़ जमीन है, तो ये पॉजिटिव होगी, तो जो घर के पीछे की जमीन है उसको अपन -1 एकड़ थोड़ी बोलेंगे डायरेक्शन अपोजिट हो जाने के कारण। तो जब अपन इसको एरिया वाइज कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर मॉड लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर 1 आएगा, इसका मॉड -1 आएगा, व्हिच इज 1 + 1 2। तो इसी क्वेश्चन का एरिया अंडर कर्व में क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरिया अंडर कर्व एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, कोई डाउट है आप पूछ लीजिए। एरिया अंडर कर्व में इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, एरिया अंडर कर्व में इस बात का बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान रखना है कि कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस गया हुआ है। जो बिलो दी एक्स एक्सिस है उसको मॉड के अंदर रख के कैलकुलेट करेंगे, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं सोचना, उठा के सीधा इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। सर लैग हो रहा है, ओके क्लियर है। तो अब इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर केवल इतना आपको बताया है कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं सोचना है, सीधा उठा के इंटीग्रेट करना है। दूसरी बात आपको ये बताई कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमेशा एरिया को डिनोट करता है, बट जब ये एरिया को डिनोट करेगा या आप एरिया के क्वेश्चंस को करेंगे तो आप ये देखो कि
कि पूरा का पूरा पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस होना चाहिए। यदि ये पूरा ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस होता तो इसके इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वही एरिया की को वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन में एरिया का जो वैल्यू आएगा वही इंटीग्रेशन का वैल्यू भी आएगा। बट यदि ये ग्राफ ऐसा होता कि कुछ पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस और कुछ पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस होता, तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया से कट जाएगा, तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू तो जरूर जीरो आएगी। ये आपने सही किया है, ये इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है। बट जब मैं आपसे इसका एरिया पूछ रहा हूं तो एरिया के किसी भी क्वेश्चन का आंसर जीरो नहीं आएगा। इसको आप हमेशा गांठ बांध लेना। यदि आपसे एरिया पूछा है तो एरिया कुछ ना कुछ आएगा, तो ऊपर नीचे एरिया कटना नहीं चाहिए। तो जब अपन एरिया में इस क्वेश्चन को करेंगे तो एरिया के कैलकुलेशन के लिए इसको +1 और इसको भी +1 लिखेंगे। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये +1 -1 होके 0 हो जाएगा, लेकिन एरिया के क्वेश्चन में +1 +1 2 बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये रिपीट करने को बोला था प्रियांशु मेश्राम ने, रिपीट कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इतनी सी बात है। दिस इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। और आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना अपन चलें आगे चलते हैं। तो आप बोलिए सर। फिर एरिया के लिए ऐसे मतलब स्प्लिट करके ही इंटीग्रेशन करना पड़ेगा क्या? हाँ, एरिया का जब भी क्वेश्चन आएगा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में स्प्लिट कब होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये आपने किया, आप कहीं भी गलत नहीं हो। और होता भी है, क्योंकि ये +1 आएगा, ये -1 आएगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, 0 आएगा। लेकिन जब आप एरिया की बात कर रहे हो तो ये बिल्कुल बात आप इसको इससे याद रखिए, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मान लो ये मेरा घर है, इसके सामने 1 एकड़ जमीन पड़ी है, उसके पीछे 1 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। तो आप कभी ये नहीं बोलोगे कि भाई मेरे सामने वाली 1 एकड़ की जमीन पीछे वाली 1 एकड़ की जमीन से कट गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो जब आप एरिया बताओगे तो एरिया इन दोनों को जोड़ के बताओगे, चाहे वो जमीन आगे पड़ी हो चाहे घर के पीछे पड़ी हो, तो सेम जमीन है तो कटेगी नहीं, वो ऐड होगी। तो उस केस में आप हमेशा, इसलिए एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन में किया तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन ही जाता है, लेकिन आपको ये बात को ध्यान में रखते हुए डेफिनाइट इंटीग्रेशन करना है कि उसका कितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है। जितना पोर्शन बिलो दी एक्स एक्सिस आ रहा है वो मॉड के अंदर रख के, मतलब वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड लेना है। एक्चुअली क्या है, हमको मैग्नीट्यूड लेना है। तो एरिया के क्वेश्चन में हम मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं, जबकि डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम वैल्यूज को विद साइन ऐड करते हैं। ठीक है, +1 -1 ऐड होके 0 हो जाएगा, लेकिन एरिया के क्वेश्चन में +1 लेके ऐड होके 2 आंसर। तो इसी क्वेश्चन का आंसर 2 बनेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है, बहुत छोटा भी डिफरेंस है, लेकिन बहुत जरूरी डिफरेंस है। बच्चों से गलतियां यही हो जाती हैं कि उठा के सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, लेकिन ये बात सीखने की एरिया अंडर कर्व के चैप्टर में है। जब मैं आपको एरिया अंडर कर्व का चैप्टर पढ़ाऊंगा जस्ट इसके बाद, तो वहां पर सिखाऊंगा आपको ये कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है, सबसे पहले बिटवीन द लिमिट आप उसका एक रफ स्केच आपको पता होना ही चाहिए, या कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है, कि कुछ पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस है, कुछ पोर्शन बिलो द एक्स एक्सिस है। जो बिलो द एक्स एक्सिस है उसको पॉजिटिव करके अबव वाले में ऐड करना है। ठीक है, ये हिंट है, ये बहुत जरूरी बात है, नोट कर लीजिए इसको। आओ अपन चलते हैं। कोई और आपके मन में सवाल बोलो। तो जो आपने लिमिट लिया है, और एक बार बताना मतलब स्प्लिट कैसे हुआ हो। जहाँ जितना 0 से π/2 तक cos x का ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस आता है, तो 0 से π/2 तक ये लिया, और फिर π/2 से π तक ये लिया। ठीक है, सर अगर साइन दे देता तो फिर अपन वैल्यू चेंज करके लिखते हैं ना। साइन 0 से π तक पूरा पॉजिटिव रहता है। साइन का ग्राफ 0 से, यदि यहाँ पर sin x फंक्शन में डालता तो sin x फंक्शन में जो इंटीग्रेशन का आंसर आता वही एरिया का आंसर आता, दोनों में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 0 से π तक sin x को आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर 2 आता है, और 0 से π तक sin x से बाउंडेड रीजन का एरिया भी 2 आता है। ठीक है, तो sin x फंक्शन ले लो आप इसकी जगह, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो यदि पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस है,
तो उसका जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वही एरिया भी होगा। लेकिन जब पोर्शन कुछ अबव द एक्स एक्सिस है, कुछ बिलो द एक्स एक्सिस है, तो हो सकता है एरिया 0 भी आ जाए, क्योंकि आप उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव वाले को सीधा सीधा ऐड कर देगा। और ये आपको याद रखना है कि जब आप एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन कर रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर 0 नहीं है। तो 0 आने का मतलब ये है कि कुछ पोर्शन ऊपर गया है, कुछ पोर्शन नीचे गया है, और वो दोनों एक दूसरे को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो एरिया में खास तौर पे ध्यान रखना है, मॉड लगा के सॉल्व करना है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में सीधा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अपन कल की क्लास में। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि अगली बात थोड़ी सी बड़ी है, टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम 2 बातें आज आपको बताएं। एक तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन था, और दूसरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, ठीक है? और तीसरा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करिएगा, ट्राई करेंगे 0 से 3 तक मॉड ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना, इसको इवैल्यूएट करें। 0 से 3 तक mod x minus 1 into x minus 2 dx. What is the value of integration of this? सॉल्व करिए, आंसर सबमिट करिए, बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सबका खैर, शुभ रात्रि।